हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, वेक्टर एडिशन एंड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है कि दो या दो से ज़्यादा अगर वेक्टर्स हैं आपके तो उनको किस तरह से ऐड किया जाता है। देखिए ऐड करना आप सभी को आता है। ठीक है, आप सिंपल रियल नंबर्स को या स्केलर्स को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर एडिशन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वेक्टर एडिशन को जो है हम सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, विच आर एप्लीकेबल टू स्केलर्स। स्केलर्स को आप जो अलजेब्रा के लॉ से आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे मास की बात करें अगर हम, तो मास आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए आपके पास जो है कुछ भी आप मास ले लेते हैं 5 kg। ठीक है, कोई कुछ है आपके पास, सपोज़ पोटैटो है आपके पास, तो आपने एक बोरी में डाल दी 5 kg पोटैटो। उसके बाद आपने क्या किया, 6 kg और डाल दिए। पहले 5 kg डाले, फिर 6 kg डालिए। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, ये हम एक स्केलर का एग्जांपल ले रहे हैं, मास का एग्जांपल ले रहे हैं। तो 6 kg और डाल दिए, तो जब आप टोटल उसको चेक करेंगे तो वो आपके जो अगर उसको बोरी को आप पैकेट को आप दोबारा से वेट करें तो वो जो है आपका 11 kg निकलेगा। ठीक है, तो इस मीन्स वो क्या हो गया, वो जो मास था वो सिंपल ऐड हो गया 5 + 6। ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा में आप सिंपल ऐड करते हैं, आपने सीखा है, वो ऐड हो गया। लेकिन अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो वो इस तरह से इन सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा से वो ऐड नहीं होंगे। तो इनको इनके एडिशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ वेक्टर फोर्स का। ठीक है, फोर्स जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई ब्लॉक है, ये आपका ब्लॉक है और इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं आपके। तो मान लीजिए एक फोर्स जो है इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, एक पर्सन जो है इसको इस डायरेक्शन में धकेल रहा है, यहाँ से खड़ा होकर के। इस फोर्स को मैं F1 नाम दे देती हूँ, और दूसरा जो फोर्स है वो सपोज़ इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, वो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई आपका पर्सन खड़ा होगा और वो यहाँ से इसको जो है धकेलेगा। इस फोर्स को मैं F2 नाम दे देती हूँ। ठीक है, और मान लीजिए इनकी जो वैल्यू है आप 5 न्यूटन और इसकी सपोज 6 न्यूटन ले लीजिए। तो अब दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ब्लॉक आपका किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इन दोनों फोर्सेस के कंबाइंड जब जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है, उसके इफेक्ट से आपको क्या लगता है कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं, ये किसी भी इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे आएगा। ब्लॉक जो होगा आपका वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और उस फोर्स की वैल्यू, जिस फोर्स की वैल्यू से, नेट फोर्स की वैल्यू से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जिस नेट फोर्स की वैल्यू से ये ब्लॉक आपका आगे मूव करेगा वो कितनी होगी? आपको क्या लगता है, क्या वो 5 + 6 11 न्यूटन होगी? नहीं। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ और ही आएगा। ठीक है, उसके लिए कुछ हम अलग से फॉर्मूला बनाएंगे, वो आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया जाएगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसका डायरेक्शन निकाला जाता है। तो कहने का मतलब अभी मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि जो वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, दो वेक्टर्स, दो फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लग रहे थे, तो जो उनका जो नेट, जब हमने ऐड किया, नेट जो रिज़ल्ट देखा हमने, वो क्या था, वो 11 न्यूटन नहीं था। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, कुछ और आएगा, उसका अलग से फॉर्मूला निकलेगा आने वाली वीडियोज़ में। और उसका जो डायरेक्शन भी होगा वो क्या रहेगा, इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट। तो इट मीन्स वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा लाइक स्केलर्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लीजिए आप का कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका डिस्प्लेस होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट था और वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। मान लीजिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 4 मीटर, और उसके बाद वो डिस्प्लेस हुआ
इस डायरेक्शन में। और मान लीजिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़, थोड़ा सा इसको मैं कम दिखा देती हूँ, मान लीजिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 3 मीटर। ठीक है, तो आपको पता है नेट डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस केस में वो कितना हुआ है, इतना। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में हम क्या देखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, डायरेक्शन तो ये आ ही जाएगी क्योंकि इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट ये है, तो जो डायरेक्शन रहेगी वो तो इस साइड रहेगी। तो डायरेक्शन तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ ही रही है कि जो इनका जो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ना तो इस वेक्टर की होगी और ना इस वेक्टर की होगी, वो कुछ और ही होगी। ठीक है, इसको हम बताएंगे। अभी हमने फोर्स वाले के बारे में भी नहीं क्लियर किया है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ये बीच में कैसे आई है, तो यहाँ पर भी अभी नहीं बता रही, मैं इकट्ठे ही बताऊँगी। और अब अगर आप इस नेट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेक करें, इस एरो का अगर आप लेंथ चेक करें तो वो 4 + 3 7 मीटर, इतना नहीं होगा। ये जो वैल्यू है ये 7 मीटर आपकी नहीं होगी। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ और ही आएगा। ठीक है, देखिए किसी किसी केसेस में ये आ भी जाता है कि जो दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करें और सिंपल जो है आपका, जैसे इसमें है कि 4 + 3, यहाँ पर 7 नहीं आ रहा, लेकिन कोई कोई केस आएगा भी जहाँ पर ये इक्वल आएगा। वो कुछ स्पेशल केस होंगे, वो हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन जनरल जो वेक्टर का जो एडिशन होगा वो इस तरह से नहीं होगा कि हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया और 7 लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसका जो है अपने स्केल से अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये 7 मीटर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपली आप क्या कर रहे हैं कि आप जो दो डिस्प्लेसमेंट हैं उनको ऐड करके नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, कुछ और ही रूल से इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू आएगी 7 मीटर। और डायरेक्शन के लिए भी हमें जो है कोई ना कोई रूल देखना पड़ेगा। तो देखिए वो रूल क्या है, वो रूल आप इस पिक्चर से आराम से समझ सकते हैं। यहाँ से आप इतना नहीं क्लियर समझ पाएंगे कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो कैसे आ रहा है। आपने क्या किया, आपके पास दो वेक्टर थे, हम मान लीजिए इसको S1 ले लेते हैं 4 मीटर और S2 जो सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 3 मीटर है। ठीक है, तो आपने क्या कर रखा है, देखिए इस डायग्राम में कि S1 को इस तरह से, इन दोनों में से आप किसी भी वेक्टर को आप पहला या दूसरा वेक्टर चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए इस बार मैंने जो 4 मीटर है उसको फर्स्ट वेक्टर चूज़ किया, तो आपने फर्स्ट वेक्टर को क्या किया, इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, जो भी उसकी डायरेक्शन थी, मैग्नीट्यूड था। उसके बाद आपके पास सेकेंड वेक्टर है S2 3 मीटर, तो आपने उस 3 मीटर को देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, इस सेकेंड वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड की हुई है। ठीक है, तो सेकेंड वेक्टर की टेल को आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करना है। और फिर आपने क्या करना है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट, जो नेट जो एडिशन करके जो वेक्टर आएगा उसको आपने कैसे ड्रॉ करना है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड तक। ठीक है, आपने दो वेक्टर्स ले लिए, अपने फर्स्ट वेक्टर अपना प्लेस कर दिया, दूसरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए आपने क्या किया, इसकी टेल को इसके हेड से जोड़ा। और फिर आपने जो नेट इनका एडिशन करके जो वेक्टर आया है, ये वाला जो वेक्टर है वो कैसे आएगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को जॉइन करके। ठीक है, तो इस तरह से जो है वेक्टर एडिशन परफॉर्म किया जाएगा इस रूल से। जैसे कि अब इन फोर्सेस में देख लेते हैं, तो देखिए आपके पास क्या था यहाँ पे, ये एक फोर्स आपका ये है F1 और ये F1 है आपका, और दूसरा फोर्स है आपका F2। ठीक है, तो F2 के लिए हमें क्या करना है, इस F2 सेकेंड वेक्टर को, ठीक है, इसको मैंने इस केस में यहाँ पर सेकंड वेक्टर ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर इसको ले लिया, सेकंड वेक्टर इसको ले लिया। तो सेकंड वेक्टर को आपने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करना है।
इसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करना है बिना इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए। ठीक है, जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो एडिशन का, कोइंसाइड करा रहे हो, दो वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, तो आपने उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को किसी भी हाल में चेंज नहीं होने देना। देखिए किस तरह से चेंज नहीं होगा ये, आप इसको कुछ इस तरह से अगर प्लेस करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ये लेंथ इंक्रीज हो गया मुझसे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो F2 वेक्टर है, इसकी टेल को मैंने इसके हेड से कोइंसाइड कर दिया, इसकी डायरेक्शन को मैंने वही रखा है जो ये थी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में बनाया है मैंने, और मैग्नीट्यूड को भी सेम रखा है। तो अब आपने क्या है, जो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से ली जाएगी, फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकंड वेक्टर का हेड, आपने ऐसे एरो बना दिया। तो ये क्या हो गया, आपकी नेट फोर्स की डायरेक्शन जो मैंने ये प्लॉट की थी। ठीक है, तो ये रूल है नेट फोर्स की डायरेक्शन देखने का। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आप इसका जो है लेंथ चेक कर लेंगे इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड देख लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, उनका जो रिज़ल्ट होगा उसको उसकी जो डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगी वो उन दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स से क्या होगी, हटके होगी। ठीक है, और इस जो ये आपका जो फाइनल वेक्टर जो होगा, इन जो दोनों का एडिशन करके जो आया है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मान लीजिए ये आपका f है रिजल्टेंट वेक्टर, तो अब वेक्टर फॉर्म में आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, f आपका क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर है F1 और F2 का। इस रिजल्टेंट वेक्टर की एक बार हम डेफिनेशन भी लिख देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। ठीक है, देखिए दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, अभी तक मैंने आपको सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करके दिखाया है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड करके, यही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो दो वेक्टर्स के लिए किया है। तो फिलहाल इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, इज डिफाइंड एज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर। देखिए जो दो अलग अलग वेक्टर्स हैं आपके, ठीक है, दो वेक्टर्स से, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट वाला केस देख लीजिए, एक वेक्टर इधर आ रहा था आपका और एक इधर आ रहा था। ठीक है, ये S1 था आपका 4 मीटर और ये आपका S2 था 3 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स जो अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे एज इज प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर, अलग अलग नहीं सॉरी, इकट्ठे मिलकर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कैसे कि इन दोनों वेक्टर का देखिए क्या इफेक्ट हुआ है कि पार्टिकल आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, ये इफेक्ट हुआ है, या ऐसे गया और फिर ऐसे गया, इस पोजीशन पे पहुँच गया। लेकिन जो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो भी क्या करेगा, यही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो इन दोनों वेक्टर्स ने मिल करके किया है। इनका रिजल्टेंट वेक्टर ने भी क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया था, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को लेके गया था। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ने भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस किया जो इन दोनों वेक्टर्स ने मिल कर किया। तो ये है इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन, इसको आप जो है थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। देखिए मैंने आपको रूल बता दिया है यहाँ पर कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का क्या मेथड है और उसकी डायरेक्शन का। तो ये तो देखिए मैंने आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से वेक्टर्स को जब रिप्रेजेंटेशन होती है उस मेथड से बताया, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी हमारे पास आएगा। ठीक है, फिर आपको क्या, अभी तो मैंने आपको क्या कहा कि ये 3 मीटर 4 मीटर और इसका जो वैल्यू है नेट रिजल्टेंट वेक्टर का, इसको आप स्केल से चेक कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इसको स्केल से चेक करने की बजाय क्या होगा, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला भी आएगा, वो जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में अक्सर आता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वहाँ पे क्या होगा, आप सिंपल फार्मूला में इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू पुट करेंगे और आपका जो है नेट रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी तरह से डायरेक्शन के लिए भी वहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव होगा। तो वो खैर आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे हम, उससे चीज़ें हमारी बहुत आसान हो जाएंगी।
तो एक पॉइंट रह गया था इसमें कि अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा। उसमें भी यही चीज़ होगी। मान लीजिए 3 वेक्टर्स मैंने लिए हैं, एक आपका कुछ ऐसे है, एक इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है और थर्ड वेक्टर की ऐसे है। ठीक है, इनमें से आप किसी को भी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेक्टर ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सीक्वेंस में ले रही हूँ, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड एंड देन इसको थर्ड। तो क्या करना है, वही आपने अपना फर्स्ट वेक्टर ले लिया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप चेंज नहीं करेंगे ऐड करते टाइम। सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड कीजिए। ठीक है, आपने क्या किया है, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया है ताकि इसका जो टेल है इसके हेड से हम कोइंसाइड कर सकते हैं। आपको पता है वेक्टर को हम पैरेलल में भी शिफ्ट कर सकते हैं और ट्रांसलेशनली भी शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से जॉइन करना है। तो इसके लिए हमें इस वेक्टर को ट्रांसलेशनली इस तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके यहाँ पे है ना, तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है, इसका टेल मैंने सेकंड वेक्टर के हेड से कोइंसाइड किया है। ठीक है, देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने सेम दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, सेम है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है इधर है जिधर पहले थी। तो इस तरह से इनको जो है आपने रिप्रेजेंट करना है। तो नेट जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे होगा आपका, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इसको प्लॉट करना है रिजल्टेंट वेक्टर को। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, इससे ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो उनके लिए भी जो है यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन में इतना ही, और इसको हम जो है अगले आने वाली वीडियोस में और आगे डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन जब हम स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इस वेक्टर एडिशन को काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।